नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है, पैसा और उसे बढ़ाने का विज्ञान। देखिए, वित्तीय बाजारों को अक्सर बहुत ही पेचीदा मान लिया जाता है, लेकिन आज हम शेयर बाजार के हर उस रहस्य को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जो सच में संपत्ति निर्माण के लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपना रास्ता साफ करते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम जिन 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे वो हैं, पहला, पैसा और महंगाई का रिश्ता। दूसरा, निवेश के कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं। तीसरा, शेयर बाजार के बेसिक सिद्धांत। चौथा, आईपीओ और एक्सचेंज काम कैसे करते हैं। और पांचवा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश के बीच का अंतर। भाग 1, पैसा, संपत्ति और महंगाई। शुरुआत एकदम बुनियादी बातों से करते हैं। सबसे पहले जरा पैसे के सफर को ही देख लीजिए। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान जब वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग करता था तो वो कितना मुश्किल रहा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है तो उसे एक ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता था जिसे गेहूं की जरूरत हो और जिसके पास देने के लिए चावल हो। इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए विनिमय के माध्यम विकसित हुए। सीपियों और पत्थरों से होते हुए हम धातुओं के सिक्कों, फिर कागजी मुद्रा और आज डिजिटल मनी तक आ गए हैं। माध्यम चाहे जो भी रहा हो, असल मकसद हमेशा एक ही रहा है, मूल्य का आसानी से लेन देन करना। अब हम सब पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? जाहिर है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन यहाँ एक साइलेंट दुश्मन है जो चुपचाप हमारे पैसे की ताकत को दीमक की तरह खा रहा है, और वो है महंगाई। मान लीजिए, आज आप 800 रुपए में 4 लीटर सरसों का तेल खरीदते हैं। अगर 5 साल बाद उसी तेल की कीमत दुगनी हो जाए तो उन्हीं 800 रुपए में सिर्फ 2 लीटर तेल ही आ पाएगा। पैसा तो उतना ही रहा, लेकिन उसकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत एकदम आधी रह गई। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 60 वर्षों में भारत में ऐतिहासिक औसत महंगाई दर लगभग 7.5% रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने अपना पैसा तिजोरी में बंद करके रख दिया है तो वो हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है। पैसे की सिर्फ वैल्यू बनाए रखने के लिए ही उसे हर साल कम से कम 7.5% की दर से तो बढ़ना ही होगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है संपत्ति या वेल्थ की। असल में हम सिर्फ कैश नहीं चाहते, हम संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: वित्तीय संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, समय की संपत्ति और हमारी शारीरिक संपत्ति यानी स्वास्थ्य। इनमें से जो वित्तीय संपत्ति है ना, वो एक मास्टर की तरह है, एक ऐसी मुख्य चाबी जो बाकी तीनों के दरवाजे खोल देती है। अगर हमारे पास ऐसी संपत्तियां हों जो लगातार पैसा बना रही हैं, तो हमें तनाव मुक्त रिश्ते बनाने का समय मिलता है, अपनी मर्जी से जीने का वक्त मिलता है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की पूरी आज़ादी मिलती है। भाग 2, निवेश के विकल्प। चलिए देखते हैं कि इस वेल्थ को बनाने के क्या-क्या तरीके हमारे पास है। अब इन्वेस्टिंग या निवेश का सीधा सा मतलब क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये भविष्य में अधिक पैसा पाने की उम्मीद के साथ आज संपत्तियां खरीदना है। निवेश से जो मुनाफा होता है वो मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला, जब खरीदी गई संपत्ति की कीमत ही बढ़ जाए, जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और दूसरा, जब वो संपत्ति हमें नियमित आय देने लगे, जैसे किसी मकान से मिलने वाला किराया या फिर शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प हैं। लंबी अवधि में कौन सा निवेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? कलेक्टिबल्स, बॉन्ड्स, सोना, रियल एस्टेट और शेयर बाजार की तुलना करें तो अंतर एकदम साफ है। मान लीजिए 20 या 30 साल के लिए 1 लाख रुपए का निवेश किया गया। 7% या 8% के रिटर्न के मुकाबले 12 से 14% के रिटर्न से वे 1 लाख रुपए कई गुना अधिक तेजी से बढ़ेंगे। इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में स्टॉक्स यानी शेयर बाजार ने बाकी सभी एसेट क्लास को बहुत भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया है। भाग 3, शेयर बाजार के मूल सिद्धांत। अब स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पर आते हैं। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा जो लगभग हर नए निवेशक के मन में आता है। आखिर ऐसा क्या है कि शेयर बाजार सोने या रियल एस्टेट से भी आगे निकल जाता है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, सोना या जमीन अपने आप में स्थिर संपत्तियां हैं। वो खुद से कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाते। लेकिन जब हम शेयर खरीदते हैं तो असल में हम एक जीवंत, सांस लेते हुए और लगातार बढ़ते हुए बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। एक अच्छी कंपनी अपनी मुनाफे को वापस अपने व्यापार में लगाती है, नई चीजें लॉन्च करती है और एक दशक के भीतर ही अपने आकार को 10 से 20 गुना तक बढ़ा सकती है।
सबसे बड़ी बात, उनके विस्तार की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। अक्सर लोगों को लगता है कि शेयर बाजार तो बस एक जुआ है और इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे का क्या कहना है? उनका मानना है कि जोखिम तब आता है जब निवेशक को यह पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। रिस्क बाजार के स्वभाव में नहीं है। रिस्क तो हमारे अपने व्यवहार, अज्ञानता, बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह मान लेने और शॉर्ट टर्म सोच से पैदा होता है। अगर समझदारी के साथ अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो पैसा कमाने की संभावना 90% से भी अधिक हो जाती है। भाग 4, आईपीओ और एक्सचेंज। अब समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। सबसे पहला सवाल, एक अच्छी खासी सफल प्राइवेट कंपनी को पब्लिक होने की यानी शेयर बाजार में आने की जरूरत ही क्या पड़ती है? होता कुछ यूं है, सबसे पहले संस्थापक एक निजी व्यवसाय शुरू करते हैं। समय बीतता है, व्यवसाय बढ़ता है और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब नई फैक्ट्रियां लगाने, मशीनें खरीदने और हजारों लोगों को नौकरी पर रखने के लिए भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब बैंक से बड़ा लोन तो लिया जा सकता है, लेकिन उस पर भारी भरकम ब्याज चुकाना होगा, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए वे शेयर बाजार का रुख करते हैं और पैसे के बदले कंपनी में कुछ हिस्सेदारी जनता को देने का फैसला करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। ये वो पहली बार होता है जब कोई निजी कंपनी पूंजी जुटाने के लिए जनता को अपने शेयर बेचती है। अब ये आईपीओ दो मुख्य तरीकों से आ सकता है। पहला, फिक्स्ड प्राइस, जहां कंपनी पहले ही बता देती है कि शेयरों की कीमत क्या होगी। और दूसरा, बुक बिल्डिंग, जहां कंपनी एक प्राइस रेंज तय करती है और निवेशकों की मांग को देखते हुए अंतिम कीमत तय की जाती है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से हमें दो तरह के मार्केट्स का फर्क समझाता है। जब हम आईपीओ के दौरान सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, क्योंकि हमारा पैसा सीधे कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन आईपीओ के बाद जब वही शेयर बीएससी और एनएससी जैसे एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाते हैं और निवेशक उन्हें आपस में एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। टीवी पर जो आपको रोजाना की ट्रेडिंग दिखाई देती है ना, वो सेकेंडरी मार्केट ही है। भाग 5, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब सवाल है कि हम निवेश करें कैसे? देखिए, इसके दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है प्रत्यक्ष निवेश, जहां आप खुद रिसर्च करके एक एक शेयर चुनते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, बाजार में 7,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं और विशेषज्ञों की माने तो उनमें से सिर्फ 500 ही वास्तव में निवेश के लायक हैं। इसमें बहुत ज्ञान और समय चाहिए होता है। इसीलिए नए निवेशकों के लिए अप्रत्यक्ष निवेश जैसे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ कहीं बेहतर विकल्प हैं। इसमें होता यह है कि अनुभवी फंड मैनेजर एक छोटी सी फीस लेकर आपके पैसे को बेहतरीन कंपनियों में लगाते हैं। पर यहां एक चीज पर खास ध्यान देना है, ये जो छोटी सी फीस होती है ना, इसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर कहते हैं। ये वो प्रतिशत शुल्क है जो म्यूचुअल फंड आपके निवेश को मैनेज करने के लिए लेता है। भले ही ये प्रतिशत देखने में छोटा लगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके मुनाफे को काटता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बीच का फर्क। डायरेक्ट फंड आप सीधे कंपनी से खरीदते हैं, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ रेगुलर फंड आप किसी बैंक या एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए खरीदते हैं। अब इसमें उस डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी छिपा होता है, जिससे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। अक्सर बैंक अपना मुनाफा कमाने के लिए निवेशकों को ये रेगुलर फंड ही थमा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 0.5% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। मान लीजिए आप 15 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अगर आपके रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट फंड से सिर्फ 0.5% ज्यादा है, तो आपको पूरे 3,48,363 रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचिए, ये आपकी मेहनत का पैसा है जो बस कमीशन में चला गया। इसीलिए हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करके उसे इतनी मेहनत करने देंगे कि वो आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता खरीद सके, या फिर क्या आप अज्ञानता में रहकर महंगाई को चुपचाप अपने भविष्य की क्रय शक्ति चुराने देंगे? चॉइस बिल्कुल क्लियर है। सीखते रहिए और एक स्मार्ट निवेशक बनिए।